देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट को स्टडी किया था और मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट की फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के साथ-साथ ये भी बताया था कि डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, इन लाइट, इन साउंड तो हम डिस्कस करेंगे, डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है। जिसमें हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि जब हम लोग यूनिवर्स में देखते हैं तो हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलती है। एक होता है ब्लू शिफ्ट, एक होता है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या बताया था? रेड शिफ्ट का मतलब ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे कम होती जाएगी। कोई सोर्स है जैसे कि कोई स्टार है, कोई गैलेक्सी है, वहां से जो भी वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद जब हम उनकी उन वेव्स को दोबारा से कैप्चर करते हैं, दोबारा से डिटेक्ट करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सोर्स है, वो हमसे ऑब्जर्वर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। इसके बेसिस पर हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो हमने डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड और डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट दोनों को डिस्कस किया था और ये एक फिजिसिस्ट ने दिया था। वो फिजिसिस्ट थे ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, ऑस्ट्रिया के थे और ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट ने, जिनका नाम था क्रिस्टियन डॉपलर, इन्होंने 1842 में इन्होंने ये डिस्कवर करके बताया था कि जो फ्रीक्वेंसीज है उनमें चेंजेस होता है जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूविंग होते हैं, रिलेटिव मोशन होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डिस्कस तो हमने कर लिया था कि क्या था, दोबारा से बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है या इंटेंसिटी में चेंज होता है, तो आंसर था फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between source and listener, whenever there is relative motion between source and listener, then the frequency of sound, then the frequency of sound heard by the listener is different from the actual frequency of sound, is different from the actual frequency of sound produced by source. This is called Doppler's effect. देखिए इसमें लिखा गया है कि जब भी सोर्स या लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब कि या तो सोर्स लिसनर के रिस्पेक्ट में मूव करेगा या लिसनर सोर्स के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, उस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो भी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी साउंड की, वो डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी? जो एक्चुअल में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब कब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और कब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। पहला एग्जांपल ये था कि यहाँ पर हमारे पास एक लिसनर है जो इस साउंड को लिसन करेगा, और ये हमारे पास एक सोर्स है, एक बाइक है, एक कार है, इसके ऊपर यहाँ पर सायरन लगा हुआ है। तो सायरन जो है वो हुआ सोर्स, और जब ये बाइक या कार इस तरफ मूव करेगी तो सोर्स इज मूविंग एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज रीचिंग, विच इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज थी। अब अगर ये सोर्स आगे की तरफ मूव करेगा तो उस केस में सोर्स के मूव करने की वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स विल बी डिक्रीज्ड। जब ये सोर्स इस तरफ चलेगा तो सोर्स और लिसनर के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो जो भी फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही थी वो इस शॉर्ट डिस्टेंस में कंप्रेस हो जाएगी, और शॉर्ट डिस्टेंस में जब ये साउंड वेव कंप्रेस हो जाती है तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी वो ग्रेटर हो जाएगी, 12 हर्ट्ज।
सोर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है 10 हर्ट्ज की साउंड, लेकिन जब वो सोर्स लिसनर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो उस केस में उसको वो किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है? उसको 12 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देती है। लेकिन एक्चुअल में सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो 10 हर्ट्ज थी। तो रिलेटिव मोशन तो हो रहा है, लिसनर के रिस्पेक्ट में सोर्स मूव कर रहा है, या हम लोग इसको भी मूव करवा देते हैं, लिसनर खुद भी मूव करना शुरू करेगा, खुद भी मूव करना शुरू करेगा, तो डिस्टेंस के कारण ये साउंड वेव और कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होगी तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें याद रखना है कि whenever the source and listener moving towards each other, then the frequency of the sound will be higher. जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो क्या हो जाएगी? वो हायर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो क्या है? ये जो 10 हर्ट्ज है इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, एंड दिस इज द apparent frequency. This is the apparent frequency which is listened by the observer, which is listened by the listener. Okay. तो ये है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको सुन कौन सी रही है? जो उसको सुन रही है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? वो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। ऐसा लग रहा है कि साउंड श्रिल आ रही है, लेकिन एक्चुअल में साउंड श्रिल नहीं थी। श्रिल साउंड का मतलब क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। और हैवी साउंड का मतलब क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी साउंड। अच्छा, अब हम इसका अपोजिट केस लेते हैं। तो जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तब आपको हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड आपको सुनेगी, जिसको एपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसके अपोजिट हम लोग ऐसा लेते हैं कि ये जो सोर्स था जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और लिसनर जो है उसको भी हम लोग मूव करा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उस केस में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये जो सोर्स है वो अब यहाँ से यहाँ पर आ चुका है इस डायरेक्शन में जाते हुए, और जो लिसनर है वो भी क्या हो चुका है? वो भी इस तरफ जा चुका है, दूर हो चुका है पहले से। ये सेकंड कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे उस समय पर ये जो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड थी इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। नाउ द फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज्ड। इस केस में ये वेव एक्सटेंड हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ चुकी है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। सोर्स के मूव करने के कारण जो साउंड वेव वहां पर पहुंचने वाली थी अब उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 हर्ट्ज आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? So whenever the source and listener are moving towards each other, then the apparent frequency will be greater than the actual frequency. तब apparent frequency क्या होगी? greater होगी actual frequency से। And when the source and listener are moving away from the each other, then the frequency heard by the listener will be decreased. तब वो जो frequency सुनेगा वो थोड़ी क्या हो जाएगी? actual frequency से कम हो जाएगी। Now the apparent frequency is less than the actual frequency. In this case, apparent frequency is greater than the actual frequency. तो ये दो बातें आपको याद रखनी है इसमें। क्लियर है सबको? Okay, now we will discuss about the formula which is used to calculate the apparent frequency. अलग-अलग केसेस में apparent frequency कैलकुलेट करनी है। तो वो जो apparent frequency है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये जो फॉर्मूला होगा ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप अलग-अलग केसेस के लिए 5-6 केसेस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सोर्स मूव कर रहा है लिसनर की तरफ और लिसनर जो है वो रेस्ट में है, ये पहली कंडीशन है। द लिसनर इज इन द रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट। तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा? जब सोर्स भी मूव कर रहा है और लिसनर भी मूव कर रहा है उस केस में अलग फॉर्मूला लगेगा। तो अलग-अलग बुक्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट फॉर्मूलाज दे रखे हैं, 5-6 अलग-अलग केसेस बना रखे हैं और डिफरेंट फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं। मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन को डिजाइन कर लेंगे। तो एक ही फॉर्मूला से हम डिफरेंट केसेस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स फर्स्ट के अंदर, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपने मोशन चैप्टर्स के अंदर, रेक्टिलिनियर मोशन में।
Okay, so now we will discuss about the formula of the apparent frequency, जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनेगी। apparent frequency को लिखा जाता है न्यू डैश से। This is the apparent frequency which is written by the nu dash is equal to v minus vo. This is the speed of sound in the medium and this is the speed of observer. O लिखा है तो मतलब observer है, divide by v minus vs. V is the speed of sound and vs is the speed of source, or you can say that velocity of source, multiply by actual frequency. So this is the formula of the apparent frequency. ये apparent frequency का formula है। अब इसमें क्या क्या क्वांटिटीज है? न्यू डैश तो आपको पता है apparent frequency है v, where v is the speed of sound. स्पीड नहीं, वेलोसिटी लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन के साथ में लिखेंगे हम, एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे बाकी डायरेक्शंस को नेगेटिव लेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। अगर नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में तो 332 340 इसके आसपास आप लोग ये वैल्यू ले सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है। हमने ये डिस्कस किया था लाप्लास करेक्शन में। 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इन विच मीडियम? इन एयर। इसके बाद में इसकी स्पीड जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो सकती है, तो 346 मीटर पर सेकेंड हो सकती है 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे। 300 केल्विन, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये रूम टेम्परेचर पे। तो 340 330 इसके आसपास क्वेश्चंस के अंदर आपको वैल्यू गिवन होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि मीडियम के अंदर कितनी स्पीड से साउंड ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट इज VO, where VO is the velocity of observer. VL भी लिख सकते हैं, लिसनर लिखना चाहे तो, हम लोग ऑब्जर्वर लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। नेक्स्ट अगेन VS is the velocity of source, velocity of source। इस फॉर्मूला को ध्यान से समझ लेना, साइन कन्वेंशन अगर समझ में आ गया तो इजीली आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यू इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये 4-5 क्वांटिटीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। V is the speed of sound, VO is the speed of observer, this is speed of source, and this is actual frequency, and this is apparent frequency. Now we will design the sign convention. देखिए साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो साउंड की डायरेक्शन है वो आपको पॉजिटिव लेनी है। कौन से वाली डायरेक्शन? जिसमें साउंड कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? सोर्स से लिसनर की तरफ ट्रेवल कर रही है, लिसनर या ऑब्जर्वर की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो साउंड सोर्स से लिसनर की तरफ जो जाएगी उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है। और अगर ऑब्जेक्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर साउंड की अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको नेगेटिव लेना है। अगर साउंड की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ इसके, फिर हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सोर्स है, एक इंजन है, इस इंजन के ऊपर यहाँ व्हीसल लगी हुई है, तो ये किसका काम करेगा? ये सोर्स का काम करेगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ये है सोर्स, तो सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर लिसनर यहां पर हुआ तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। ये है हमारा लिसनर, ऑब्जर्वर, तो ये जो साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि साउंड की जो स्पीड होगी वो +340 लिखी जाएगी। मान लो कि इस मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड,
तो v की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, प्लस 340 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। इसके बाद में जो सोर्स है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज प्लस 10 मीटर पर सेकंड। प्लस 10 क्यों लिया जा रहा है, ये सोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो सोर्स है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, क्योंकि साउंड किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सोर्स से लिसनर की तरफ जा रही है। ये डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर ही जा रहा है। अब ऑब्जर्वर की बात करते हैं, लिसनर की। ये लिसनर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं। चलो, लिसनर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड से। दिस इज द स्पीड ऑफ द लिसनर। वो दौड़ करके आ रहा है सोर्स की तरफ, इंजन की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज -1 मीटर पर सेकंड। -1 मीटर पर सेकंड क्यों लिया, सबको क्लियर होगी ये बात। -1 मीटर पर सेकंड इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा, साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये चलेगा, तो उसकी वेलोसिटी को कैसा लिखना है, -1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको ये बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये प्लस माइनस की प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा। ये प्लस माइनस की डायरेक्शन की गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। फॉर्मूला, बाकी सब क्वांटिटीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करते समय इनका ध्यान रखना है, इन साइन कन्वेंशन का। अब हम लोग ऐसा लेते हैं कि ये जो इंजन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सायरन इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ, और जो लिसनर है वो यहाँ पर है, इस जगह पर। तो जो इंजन है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। दिस इज द सोर्स, और ये इसके ऊपर विसल लगी हुई है, सायरन लगा हुआ है। तो सायरन से तो साउंड वेव सब डायरेक्शंस में जाएंगी, साउंड वेव इधर भी जाएगी, साउंड वेव ऊपर की तरफ भी जाएगी, साउंड वेव पीछे की तरफ भी जाएगी। तो आपको वो वाली डायरेक्शन लेनी है जिस तरफ लिसनर खड़ा होगा। तो ये है हमारा सोर्स, सोर्स से साउंड निकली और किस तरफ जा रही है, लिसनर की तरफ जा रही है। सो दिस डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो ये वाली डायरेक्शन को कैसा लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है आपको। क्लियर है सबको ये वाली बात कि सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन साउंड की स्पीड पीछे की डायरेक्शन में पॉजिटिव सॉरी ली जा रही है, क्योंकि ये सोर्स से साउंड किस तरफ जाएगी, लिसनर की तरफ जाएगी। तो मैंने ये लिखा हुआ है ना, देखो, सोर्स से लिसनर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब सोर्स इस तरफ जा रहा है, और जो लिसनर है वो भी इंजन से दूर जा रहा है, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसकी स्पीड को डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड, साउंड जिस डायरेक्शन में जाती है वो तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस 340 मीटर पर सेकेंड। इस एयर मीडियम में जो साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ऑब्जर्वर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। एंड वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि स्पीड तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेनी है, और जो सोर्स है, जो इंजन है, वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस विल बी -10 मीटर पर सेकेंड। ये होगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो बड़ी सिंपल सी साइन कन्वेंशन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल हम लोग ये इंजन का ही लेते हैं। जो इंजन है वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा होगा और फिर प्लेटफॉर्म से दूर जा रहा होगा। तो जब प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। और जब प्लेटफॉर्म से दूर जा रहा होगा इंजन, तो उस समय पर जो लिसनर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा उसको कम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। तो दोनों केसेस में आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। दोनों केसेस की ही बात कर लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज, a train is moving at a speed of 54 km per hour towards a stationary listener.
A train is moving towards a stationary listener with a speed of 54 kilometer per second. The frequency of sound produced by whistle, the frequency of sound produced by whistle is 1000 hertz. इंजन के ऊपर जो विसल लगी हुई है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो 1000 हर्ट्ज की प्रोड्यूस हो रही है. फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी. कब फाइंड करनी है? सबसे पहला केस है व्हेन ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स listener. Second, when train is moving away from listener. देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए. रफ डायग्राम बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे. तो हमें इसमें सबसे पहला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट. और फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए गिवन क्वांटिटीज को हम लोग डायग्राम में लिखते हैं. इसमें ये बताया कि जो ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है. सबसे पहली बात ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इसमें जो गिवन क्वांटिटीज है वो हम लोग लिख देते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स. सोर्स की स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा. सो दिस विल बी 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड. तो एक तो ये है. और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है 1000 हर्ट्ज. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखिए 1000 हर्ट्ज. अब हम लोग एक डायग्राम को डिजाइन करते हैं पहले केस के बेस पे, फर्स्ट केस के बेस पे. इसमें जी ऐसा बताया गया है कि जो लिसनर बाबा हैं, ये जो लिसनर बाबा हैं ये खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे और मिस्टर लिसनर जो हैं वो रेस्ट में है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं. ट्रेन को हाथ दे रहे हैं, भाई रुक जा. ये रुकने नहीं वाली है, इसको क्रॉस करके आगे की तरफ चली जाएगी. और ये जो ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इसकी जो स्पीड है सो इसको हम लोग vs से लिख देते. सोर्स की जो स्पीड है, ट्रेन के ऊपर ही तो सोर्स लगा हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट में लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड और प्लस 15 लिखना पड़ेगा इसको. तो यहाँ पे पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं. ये सोर्स है, सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सोर्स से साउंड इस डायरेक्शन में जाएगी और इस डायरेक्शन को आपको क्या लेना है? पॉजिटिव. दिस डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव. और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और लिसनर इज 0, रेस्ट में है ये. और जो सोर्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है. तो हम इसको लिखेंगे प्लस 15 मीटर पर सेकेंड. बस वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा. So apparent frequency in the first case, apparent frequency is equal to speed of sound, speed of observer, speed of sound, speed of source multiply by actual frequency. This is the formula. अच्छा, इस क्वेश्चन में साउंड की स्पीड बता रखी है 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर. 340 मीटर पर सेकेंड. तो जो साउंड वेव है वो एयर में 340 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है और इसकी जो स्पीड है वो पॉजिटिव ली जाएगी. स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ये सोर्स है, ये लिसनर है, सोर्स से लिसनर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो साउंड वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है. कितनी स्पीड से? प्लस 340 से. सो दिस इज प्लस 340 माइनस v0. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है
डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स की वेलोसिटी है +15, +15 तो +15 यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने +15, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और मल्टीप्लाई में लिखते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस की जा रही है 1000 हर्ट्ज की, ये लिखा हुआ 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती है विसल, मल्टीप्लाई बाय 1000। सो apparent frequency in the first case will be 340 माइनस 0 करोगे तो 340 रह जाएगा, 340 माइनस 15 दिस विल बी 325 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये 5 के टेबल में कैंसिल होते हैं दोनों, अगर आप इसको 5 से कैंसिल करते हो तो ये तो आता है 68, इसको 5 से कैंसिल करते हो ये आता है 65, सो दिस विल बी 68 अपॉन 65 इंटू 1000। डिवाइड कर लेते हैं 68 और 65 को, 68 डिवाइड बाय 65 करोगे ये आएगा 1.0461 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट को शिफ्ट कर दो 3 डिजिट राइट डायरेक्शन में, 1046.1 हर्ट्ज, दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये है अपरेंट फ्रीक्वेंसी कब, जब ट्रेन लिसनर की तरफ जा रही है। ये जो लिसनर है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है। जब ये ट्रेन इसकी तरफ बढ़ती है 15 मीटर पर सेकंड से, मतलब कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस केस में ये जो लिसनर बाबा हैं इनको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है, इनको सुनाई देती है 1046.1, 1046 ले लो, 0.1 को अगर नेग्लेक्ट भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1046 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी। हायर फ्रीक्वेंसी है या लोअर फ्रीक्वेंसी है, आंसर है हायर फ्रीक्वेंसी। 1000 हर्ट्ज की प्रोड्यूस हो रही है, सुन रही है 1046 की। क्लियर है सबको? हैंड रेज कर दीजिए और रिस्पांस दीजिए। सेकंड केस की बात करते हैं जी। सेकंड केस की बात करने के लिए हमें पहले तो डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। चलिए जी डायग्राम को चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, एक्चुअल में इसमें ये दिया हुआ था कि वो लिसनर को क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ जा रही है ट्रेन। तो हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि जिसमें इंजन जो है वो लिसनर को क्रॉस कर चुका है, लिसनर साइड में खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, इंजन के आगे नहीं था, इंजन के आगे होगा तो फिर उसको कुछ अलग ही साउंड सुनाई देंगी। So now we will discuss the second case. सेकंड केस में लिसनर बाबा खड़े हैं यहाँ पे और लिसनर बाबा किसमें है, रेस्ट में, तो इनकी वेलोसिटी तो 0 है, ये तो रेस्ट में है जी। ट्रेन रुकी नहीं, इनको लेकर के नहीं गई, शक्ल पसंद नहीं आई ड्राइवर को इनकी, तो उसने ट्रेन रोके नहीं और आगे निकल गया। ओके, इसके बाद में यहाँ पर ये जो लिसनर है इसको क्रॉस करके ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और विसल इसके ऊपर लगी हुई है, तो ये है सोर्स, और सोर्स जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द सोर्स 15 मीटर पर सेकंड। अभी मैंने इसको प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा क्योंकि पहले तो साउंड की डायरेक्शन डिसाइड कर लेना। साउंड की डायरेक्शन क्या होती है, सोर्स से लिसनर की तरफ, तो ये सोर्स है, सोर्स से साउंड वेव जा रही है लिसनर की तरफ, दिस डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। इसके बाद में अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो साउंड की डायरेक्शन है, साउंड की डायरेक्शन तो ये है, तो साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी इस डायरेक्शन में, +340 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगी इन दिस डायरेक्शन, और जो सोर्स है वो इस तरफ जा रहा है, तो साउंड की ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और सोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म से दूर जा रहा है सोर्स, तो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो ये आएगा -15। इसको सॉल्व करते हैं। अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसको मैं न्यू डबल डैश से लिख रहा हूँ क्योंकि न्यू डैश तो 1046 थी, तो इसको न्यू डैश नाम नहीं देंगे, न्यू डबल डैश नाम दे देंगे, या न्यू 1 न्यू 2 ऐसा लिख सकते हैं आप लोग लिखना चाहें तो। v माइनस वी नॉट v माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वैल्यूज पुट करते हैं, दिस विल बी 340 माइनस 0, स्पीड ऑफ साउंड 340, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है 0 पर है, so this is 340 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स -15, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -15,
and multiply by actual frequency 1000. So this will be nu double dash is equal to 340 divided by 340 plus 15. This will be 365. Sorry, not 65, 355 multiply by 1000. अच्छा ये 355 कैसे हो गया? ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 340 प्लस 15, 340 प्लस 15 करोगे तो ये हो जाएगा 355। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ये जी कैंसिल होता है 68 से, 5 टाइम्स पे 340 जो है 68 पे कैंसिल होता है, 355 कैंसिल होता है 71। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो होगी 68 अपॉन 71 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी 957 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर होना चाहिए, 957.7। यस, 0.9577 मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे so this will be 957.5, sorry 957.7 hertz. So this is the apparent frequency when the source is moving away from the listener. This is the apparent frequency. तो जब ये सोर्स दूर जा रहा है लिसनर से, उस समय पर लिसनर को 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं सुनाई देगी। तब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? 957.7 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई कम। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। तो इस तरह से हम डॉपलर इफेक्ट को समझ सकते हैं और इस तरह से हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन के लिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिए। साउंड जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, बाकी डायरेक्शंस आप डिसाइड कर लेना कि साउंड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। Okay, so this chapter is completed. Now only we have to discuss about the NCERT exercise of this chapter and oscillation chapter. तो पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में।